तो मैं आज की जो क्लास है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट, आज जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आपके पास आता है यहाँ पे, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। देखो आपके पास इसमें काफी सारी, एक हमने ये डायग्राम बना रखा है। ये सारी की सारी जो है ये सी की फीचर्स हैं। ठीक है, अब सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो सबसे पहली फीचर जो इसमें आपके पास आती है वो आती है सिंपल। कि सी जो एक सिंपल लैंग्वेज है। किस सेंस में सिंपल लैंग्वेज है आपके पास? गुड मॉर्निंग प्रियंका। कि इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है। और मैंने आपको ये बताया भी था कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स। मैं एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूं कि आप प्रॉब्लम को सी लैंग्वेज के अंदर आप क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आप उसको डिवाइड करते हो। ठीक है, ये सी की एक फीचर है आपके पास। और सी की एक फीचर क्या है कि इसमें रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस कैसे स्टूडेंट? कल मैंने आपको जब बताया था कि हम इसमें हेडर फाइल्स यूज करते हैं, stdio.h, conio.h। तो दीज आर ऑल हेडर फाइल्स। और इन डिफरेंट हेडर फाइल्स के अंदर डिफरेंट आपके पास फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी फंक्शंस बोलेंगे। और इसमें काफी सारे आपके पास डेटा टाइप्स होते हैं। लाइक जैसे आपके पास इंट हो गया, कैर हो गया, char। ठीक है, और मैंने आपको जैसे वॉइड बताया था, तो ये दीज आर ऑल डेटा टाइप्स। फ्लोट हो गया, ये सारे ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं। फिर इसमें आपके पास जो इसकी सेकंड फीचर आती है सी लैंग्वेज की, वो आपको इसमें आपके पास क्या होती है? गुड मॉर्निंग आंचल। वो इसके अंदर आपके पास क्या होती है यहाँ पे? मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। एक लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता कि हम एक मशीन का प्रोग्राम दूसरी मशीन में हम चला सकें। ठीक है, लेकिन सी लैंग्वेज जो है आपकी एक ऐसी लैंग्वेज है कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है। कि अगर आप एक मशीन में आप प्रोग्राम बना रहे हो तो उसको आप किसी दूसरी मशीन में भी आप रन कर सकते हो। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट मशीन विद सम मशीन स्पेसिफिक चेंजेस। ठीक है, और ये पोर्टेबल है। इंडिपेंडेंट पोर्टेबल की एक मशीन का प्रोग्राम दूसरी मशीन में भी आप चला सकते हो। ठीक है, ये फीचर हो गई। थर्ड फीचर इसकी क्या हो गई? मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि इसमें आप लो लेवल प्रोग्रामिंग का भी काम होता है। मतलब सिस्टम एप्लीकेशन जैसे कर्नल, ड्राइवर्स, आप ये सब आप इसके अंदर आप लिख सकते हो। इट आल्सो सपोर्ट द फीचर ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस की फीचर्स को भी ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मिड लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज। इसलिए हम इसको मिड लेवल लैंग्वेज भी हम कहते हैं। फिर आपके पास आ गया स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि वी कैन ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स यूजिंग फंक्शंस। कि हम सी लैंग्वेज के अंदर एक बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, ताकि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। इसको आप इजिली अंडरस्टैंड कर सको और जरूरत पड़ने पर आप उसको मॉडिफाई भी कर सको। फंक्शंस जो होते हैं वो कोड यूजेबिलिटी होते हैं। कोड यूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये ऐसे वर्ड ना, रीयूजेबिलिटी, ऐसे वर्ड आप आगे काफी बार सुनोगे। तो रीयूजेबिलिटी का मतलब समझ लो कि अगर आपने एक बार फंक्शन को बना दिया तो उसको आपको सिर्फ जस्ट कॉल करना है, दोबारा दोबारा उसी फंक्शन को बनाने की जरूरत नहीं होती। रिच लाइब्रेरी आपके पास आती है कि लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं इसमें आपके पास। ठीक है, जो डेवलपमेंट को क्या करते हैं? फास्ट बनाते हैं। लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस कैसे? जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं आपके पास। ठीक है, ये हो गया आपके पास। फिर इसमें कंसेप्ट आता है आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट
अब मेमोरी मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं कि इट सपोर्ट्स द फीचर ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करना। ठीक है, हम मेमोरी जो है आपका, जहां पे आप डाटा को स्टोर करते हो वहां पे किसी मेमोरी में, वहां से आप डाटा को जो है मेमोरी को एलोकेट भी कर सकते हो। किसकी हेल्प से? फ्री फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, मेमोरी को एलोकेट करना, मेमोरी को रीएलोकेट करना, तो इसको हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। फिर स्पीडली जो है सी लैंग्वेज में हम काम जो है, जो इसमें कंपाइलेशन होता है और जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है सी लैंग्वेज में, वो काफी फास्ट होता है, बिकॉज देयर आर लेसर इनबिल्ट फंक्शंस, क्योंकि इसमें इतने भी इनबिल्ट फंक्शंस नहीं होते कि ये इसकी स्पीड को क्या करें, कम करें। ठीक है, तो एक इसकी फीचर आपके पास ये स्पीड भी हो गई यहाँ पे। फिर आपके पास आता है इसके अंदर पॉइंटर्स, कि आप इसके अंदर पॉइंटर्स भी आप क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। पॉइंटर्स भी हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट। सी लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर्स भी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट। फिर गुड मॉर्निंग नीतू, गुड मॉर्निंग। वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी बाय यूजिंग द पॉइंटर्स। हम मेमोरी के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं पॉइंटर की हेल्प से। पॉइंटर्स को हम स्टूडेंट मेमोरी के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, फंक्शंस के साथ और एरेस के साथ क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। फिर सी लैंग्वेज की एक फीचर आपके पास और भी आती है स्टूडेंट, रिकर्शन। रिकर्शन का मतलब क्या होता है कि इस ये जो कंसेप्ट होता है रिकर्शन का, ये फंक्शंस के अंदर कंसेप्ट आता है आपके पास। इसमें क्या होता है कि हर एक फंक्शन अपने आप को बार बार क्या करता है, कॉल करता है। ठीक है, तो ये डाटा स्ट्रक्चर के अंदर काफी बार ये कंसेप्ट यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक ट्रैकिंग। ये कंसेप्ट जो बैक ट्रैकिंग वर्ड है, ये डाटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज होता है, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर फीचर आती है इसकी आपके पास एक्सटेंसिबल। व्हाट डज इट मीन? सी लैंग्वेज एक्सटेंसिबल बिकॉज इट कैन इजिली अडॉप्ट न्यू फीचर्स। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि किसी चीज में आप चेंजेस भी आप कर सकते हो टाइम टू टाइम। इसके अंदर इसमें न्यू फीचर्स को भी हमने क्या किया, इजिली हमने अडॉप्ट किया। तो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ द सी लैंग्वेज। आई होप कि आप ये चीजें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो आपके पास कंसेप्ट आता है स्टूडेंट, वो कंसेप्ट आपके पास आता है कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, बट कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले हम ये समझेंगे कि हम कंपाइलेशन हम किसे कहते हैं, व्हाट इज ए कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन क्या एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम क्या काम करते हैं कि आप सोर्स कोड को, स्टूडेंट सोर्स कोड को आप ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करते हो। अब क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट, सोर्स कोड क्या होता है? जब आप सी लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्राम लिखते हो ना, तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। जब आप सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स कोड। ठीक है, और जो ये आपके पास, जैसे आपने इसको आपने कन्वर्ट कर रखा है, ये आपका, ये वो लैंग्वेज होगी जिसको कंप्यूटर क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। तो सी कंपाइलेशन प्रोसेस क्या करेगा, सोर्स कोड को एज ए इनपुट लेगा, ठीक है, इनटू द ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड। यानी मशीन कोड को आप ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हो। ये हाई लेवल लैंग्वेज का कंसेप्ट है स्टूडेंट आपका, और ये कंसेप्ट जो है आपके पास, ये लो लेवल का कंसेप्ट है। तभी हम बोलते हैं सी को कि इट इज ए मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंपाइलेशन प्रोसेस को हम 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग और लिंकिंग। ये 4 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग और लिंकिंग। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्री प्रोसेसर की। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, सोर्स कोड को एज ए इनपुट लेता है। इसका मतलब क्या है, जब आप प्रोग्राम लिखते हो आप, ठीक है, तो आप प्रोग्राम, जब आपने सी का कंपाइलर ओपन किया, जो आपने सी में प्रोग्राम लिखा, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उसको आप बोलोगे सोर्स कोड। ये समझना मेरी बात, देखो ये समझना कंसेप्ट बहुत जरूरी है आपको। ये मैं बता रहा हूँ कि सी में किस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो जो आप सी में प्रोग्राम लिखोगे उसको हम बोलेंगे सोर्स कोड। ये क्या काम करता है, इट रिमूव्स ऑल द कमेंट्स फ्रॉम द सोर्स कोड। सोर्स कोड में जितने भी आपने कमेंट्स लिखे होंगे स्टूडेंट, उसको ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट, कि अगर हम सी लैंग्वेज में आप किसी भी चीज को कमेंट बना रहे हो, तो वो चीज आपकी काम नहीं करेगी। तो जितने भी आपने कमेंट्स यूज किए होंगे, तो वो उनको जो कंपाइलर है उनको रीड नहीं करता। ठीक है, प्री प्रोसेसर टेक्स द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब प्री प्रोसेसर क्या करता है, सोर्स कोड लेता है एज ए इनपुट, और प्री प्रोसेसर क्या लेगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा। तो स्टूडेंट, जब मैंने आपको याद होगा कि जब मैंने आपको सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको, जब हमने कंपाइलर को यहाँ पे ओपन किया था, तो उसमें हम सबसे पहले हैश इंक्लूड लिखते थे। तो हैश इंक्लूड को हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हो आप।
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, उस हैश इंक्लूड को लेगा, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करेगा। फॉर एग्जांपल इंटरप्रेट किस तरीके से करेगा, इफ stdio.h आपने लिखा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, द डायरेक्टिव इज अवेलेबल इन द प्रोग्राम। तो जो डायरेक्टिव है वो प्रोग्राम के अंदर क्या है, अवेलेबल है। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा। तो जो हैश इंक्लूड है उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। इंटरप्रेट द डायरेक्टिव एंड रिप्लेस दिस डायरेक्टिव विद द कंटेंट ऑफ द stdio.h हेडर फाइल। एक बार फिर से मेरी बात समझिए कि जो प्री प्रोसेसर स्टेप्स आते हैं, मैंने आपको बताया कि कंपाइलेशन में क्या 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्री प्रोसेसिंग। ये काम कौन करेगा, प्री प्रोसेसर सोर्स कोड को एज ए इनपुट लेगा, इसमें से जितने भी कमेंट होंगे सोर्स कोड से उसको रिमूव कर देगा। फिर प्री प्रोसेसर क्या काम करेगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा। अब आपने मान लो हेडर फाइल ये वाली लिखी, ठीक है, द डायरेक्टिव इज अवेलेबल इन द प्रोग्राम। डायरेक्टिव प्रोग्राम जो है आपके पास वो प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल है। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, उस डायरेक्टिव को इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, और उस डायरेक्टिव को इस stdio.h फाइल के साथ, इसके कंटेंट के साथ रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे the following are the phases through which our program passes before being transformed into an executable form। तो ये कुछ आपके पास इसके अंदर फेसेस हैं प्रोग्राम के, ठीक है, ये हम इसमें पास करते हैं तभी हम प्रोग्राम को क्या कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, ये 4 आपके पास इसके अंदर इसके फेसेस होते हैं, ठीक है। तो अब इनको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे ये देखिए कि ये डायग्राम बना हुआ है आपके पास। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, इसमें आपने एक प्रोग्राम लिखा, सोर्स कोड लिखा, ठीक है। फिर हम गए प्री प्रोसेसर के पास। अब प्री प्रोसेसर क्या काम करता है स्टूडेंट, देखो, द सोर्स कोड इज द कोड। सोर्स कोड कौन सा कोड होता है, जो हम टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं, जो आप सी के एडिटर में आप लिख रहे हो। और सोर्स कोड फाइल को हम क्या एक्सटेंशन देते हैं स्टूडेंट, .c। अब स्टूडेंट में जैसे कल मैंने जब हम टर्बो सी के कंपाइलर में प्रोग्राम बना रहे थे तो मैंने वहां पे .c नहीं दिया था, .c भी आप दे सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे .c भी आप दे सकते हो। एक मिनट, मैं थोड़ा सा आपको इसको प्रैक्टिकली में, जैसे यहाँ से देखो, ये मैं कंपाइलर में गया, यहाँ पे ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि सी में वर्किंग किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे मैंने देखिए, जैसे इस प्रोग्राम को .cpp से भी सेव किया हुआ है, ठीक है। आप इस प्रोग्राम को आप ऐसे भी सेव कर सकते हो। यहाँ सेव एज में जाऊंगा, इसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे C class2.c डाल के भी आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारा ये हमारा सोर्स कोड है। ये हैश इंक्लूड हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा और stdio.h के साथ इसको रिप्लेस कर देगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी के अंदर मैंने इसके अंदर आपको बताया, ठीक है। दिस सोर्स कोड इज फर्स्ट पास टू द प्री प्रोसेसर। तो सबसे पहले जो ये सोर्स कोड होता है, ये प्रोसेसर को हम सबसे पहले हम पास करते हैं, एंड देन द प्री प्रोसेसर एक्सपेंड दिस कोड। और जो प्री प्रोसेसर है, प्री प्रोसेसर क्या काम करेगा स्टूडेंट, इस कोड को क्या काम करेगा सर, इसमें सारे .c से सेव होंगे स्टूडेंट। अगर देखिए पूनम, अगर आप इसके अंदर आप CPP में काम कर रहे हो ना, तो आप चाहे आप लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपको ध्यान में होगा कि कल मैंने आपको कोड ब्लॉक करवाया था, तो जब उसमें आपको मैंने प्रोग्राम करवाया था तो आप उसको .c से सेव किया था ना। अगर आप .c से भी सेव करना चाहो तो आप दोनों में आप सेव कर सकते हो, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम को आप .html से सेव करते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, जैसे उसमें आप करते थे। तो ये सोर्स कोड अब क्या होगा, एंड प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इस सोर्स कोड को यहाँ पे इस सोर्स कोड को एक्सपेंड करेगा। जो मैंने सोर्स कोड लिखा है, इस प्री प्रोसेसर को एक्सपेंड करेगा, ठीक है। एक्सपेंडिंग द कोड, जो एक्सपेंड कोड होगा वो किसके पास जाएगा, कंपाइलर के पास जाएगा। एक्सपेंड होके कोड पहले प्री प्रोसेसर के पास आया, प्री प्रोसेसर ने उसको एक्सपेंड किया, मतलब ठीक है, फिर उसको उसके पास भेजा, कंपाइलर के पास उसके भेजा। अब सेकंड टाइम कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, आपके उस कोड को जो प्री प्रोसेसर ने एक्सपेंड किया था, ठीक है, वो कंपाइलर को पास किया। द कंपाइलर क्या करेगा, उस कोड को किसके पास भेजेगा, असेंबली कोड के पास भेजेगा। जैसे मैंने ऊपर बताया है कि ये कंपाइलर इसको किसके पास भेजेगा, असेंबली कोड के पास उसको भेजेगा यहाँ पे।
यहां से असेंबलर के पास जाएगा। अब असेंबलर क्या काम करेगा उसको, यहाँ पे अब इसमें देखिए, और वी कैन से दैट द सी कंपाइलर कन्वर्ट द प्री प्रोसेस कोड इनटू असेंबली कोड। असेंबली कोड में आपके पास गया, फिर असेंबलर क्या काम कर रहा है, असेंबली कोड क्या करेगा, इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। किसकी हेल्प से, असेंबलर की हेल्प से। ठीक है, द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय द असेंबलर इज द सेम एज द सोर्स कोड। तो इसमें जो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल का जो नाम होगा वो वही होगा जो सोर्स कोड का नाम होता है। द एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल इन डॉस इज .obj। और जैसे सोर्स कोड की फाइल की एक्सटेंशन .c होती है स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी तो उसकी एक्सटेंशन आपके पास क्या होगी, .obj होगी। डॉस के अंदर, जो डॉस हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर, और यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हम तो विंडोज ही फॉलो करते हैं, तो एक यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक्सटेंशन क्या होती है उसकी, आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल की .o होगी। अगर सोर्स फाइल का नाम क्या है स्टूडेंट, hello.c है, मान लो आपने hello.c के नाम से फाइल को सोर्स सेव किया, तो ऑब्जेक्ट फाइल आपके पास किस नाम से हो जाएगी, hello.obj के नाम से हो जाएगी। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है स्टूडेंट की यहाँ पे? अगर कोई किसी स्टूडेंट की क्वेरी है तो प्लीज अपनी क्वेरी को आप सोल्व करो। कोई क्वेश्चन स्टूडेंट का? नो, वेरी गुड, ओके। तो स्टूडेंट आपके पास फिर ऑब्जेक्ट फाइल बन गई असेंबलर ने। अब असेंबलर क्या करेगा, अब ये देखो ऑब्जेक्ट कोड बन गया यहाँ पे। अब लिंकर की बारी आती है स्टूडेंट। लिंकर क्या काम करता है? नो, ओके। लिंकर क्या काम करता है स्टूडेंट? लिंकर मेनली, इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना, कि जितने भी प्रोग्राम से सी के अंदर वो लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज करके लिखे जाते हैं। ठीक है, आप सब ये जानते हो। ये लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, पहले से ही प्री कंपाइल्ड होते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट कोड होते हैं लाइब्रेरी फाइल्स के, वो किस में स्टोर रहते हैं, .lib में। मतलब स्टूडेंट्स क्या मतलब बना, कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं सी में हम लिखते हैं वो लाइब्रेरी फंक्शन की हेल्प से लिखते हैं। और जो ये लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं ये पहले से ही कंपाइल्ड होते हैं। और जो ऑब्जेक्ट कोड होते हैं लाइब्रेरी फाइल्स के, वो जो स्टोर रहते हैं इज स्टोर्ड विद .lib। .lib के साथ या .a एक्सटेंशन के साथ क्या रहते हैं आपके, इसमें स्टोर रहते हैं। ठीक है जी। अब मेन वर्क क्या होता है लिंकर का? मेन वर्क लिंकर का क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरी फाइल के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। द मेन वर्किंग ऑफ द लिंकर इज टू कंबाइन द ऑब्जेक्ट कोड। जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको लाइब्रेरी फाइल्स के साथ कंबाइन करेगा विद द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ आवर प्रोग्राम, जो भी हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड है। ठीक है, कई बार एक सिचुएशन ऐसी भी अराइज हो जाती है जब हमारा प्रोग्राम क्या करता है, फंक्शंस को रेफर करता है जो हम फाइल्स के अंदर डिफाइन करते हैं। देन लिंकर क्या करता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस समय। इट लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ दीज फाइल्स टू अवर प्रोग्राम। तो ये क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी, जितने भी फाइल्स के ऑब्जेक्ट कोड होंगे, उन सबको क्या करेगा, लिंक करेगा। मान लो अलग अलग फंक्शंस बना रखे हैं आपने, ठीक है, उन सबके अब अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड हैं। ठीक है, तो उन सबको क्या करेगा, इकट्ठा कंबाइन करेगा। तो ये काम किसका होता है, ये जो काम होता है लिंकर का। लिंक का मतलब क्या होता है, लिंक करना, जोड़ना। मतलब ये हमारे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड के साथ जोड़ेगा और जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस के ऑब्जेक्ट कोड होंगे या दूसरी भी फाइल्स होंगी उन सबको जोड़ देगा। द आउटपुट ऑफ द लिंकर इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल। और इसकी जो आउटपुट होगी आपके पास लिंकर की, वो कौन सी फाइल बनेगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी जो रन होती है, EXE फाइल बनती है। EXE फाइल का भी नाम वही होगा जो सोर्स फाइल का होगा, बट उसकी एक्सटेंशन अलग होती है। डॉस में एक्सटेंशन क्या होती है, .exe। ठीक है, और एग्जीक्यूटेबल फाइल कैन बी नेम्ड एज a.out भी हो सकती है। इसमें कई जगह a.out भी होती है। अगर आप printf फंक्शन यूज कर रहे हो प्रोग्राम के अंदर, तो लिंकर क्या करेगा, जो इससे जुड़ा हुआ कोड होता है उसको आउटपुट फाइल के अंदर जोड़ देगा। ठीक है, तो लिंकर का काम स्टूडेंट क्या होता है, आपके पास अलग अलग जो फाइल्स आपने एक प्रोग्राम से .lib, ये लाइब्रेरी है ना, हाँ जी, ये लाइब्रेरी फाइल्स की एक्सटेंशन है .lib। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक बात आपको बताऊं कि जब हम सी के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं ना स्टूडेंट, जब हम सी के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं तो 4 टाइप की फाइल्स बनती हैं। एक तो .c बनती है जब आप प्रोग्राम को सेव करते हो, एक .obj बनती है, ठीक है, .obj,
एक बनती है डॉट EXE जो एग्जीक्यूट होती है, और एक फाइल बनती है डॉट BAK बैकअप फाइल, उस फाइल का बैकअप तैयार होता है। तो जब भी आप प्रोग्राम सेव करते हो तो चार टाइप की फाइल्स आपके पास बनती है, कोई भी आपसे पूछे तो आप बता सकते हो इसके बारे में। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट, एक ये डायग्राम है आपके पास। तो देखिए इससे एक बार हमारे पास सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो मैंने जो आपको ऊपर बताया, यहाँ पे कि सबसे पहले आपने अपना जो है कंपाइलर खोला, उसमें प्रोग्राम लिखा जिसको आप सोर्स कोड बोलते हो, उसको आपने मान लो hello.c के नाम से सेव कर दिया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। फिर ये प्रोग्राम प्री प्रोसेसर के पास जाएगा। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, उस कोड को एक्सपेंड करेगा। ठीक है ना, देखो ये एक्सपेंड कर रहा है सोर्स कोड को। ठीक है, तो इसको एक किस नाम से सेव कर देगा, hello.i के नाम से। एक्सपेंड होके वो कोड किसके पास जाएगा, आपके पास कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइलर क्या करेगा, उस कोड को अगेन असेंबली करेगा यहाँ पे। तो उसकी जो एक्सटेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, hello.s के नाम से। ठीक है जी, ये बात हो गई आपके पास। फिर आपके पास क्या होगा, असेंबल होके वो कोड किसके पास जाएगा, असेंबलर के पास जाएगा। असेंबलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर करेगा। ऑब्जेक्ट कोड में क्या एक्सटेंशन आएगी आपके पास, hello.obj। फिर वो उसके पास से किसके पास जाएगा, लिंकर के पास जाएगा। लिंकर क्या करेगा कि आपने एक प्रोग्राम के अंदर जितनी भी अलग अलग फाइल्स बनाई हैं, जितने भी आपने अलग अलग फंक्शंस यूज किए हैं, उन सबको जोड़ेगा। उन सबको जोड़ने के बाद क्या करेगा, लिंकर से फाइल जो है आपके पास वो एग्जीक्यूटेबल होगी, जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी, hello.exe। फिर स्टूडेंट क्या होता है, लिंकर के बाद भी एक स्टेप आता है लोडर। लोडर, अब मान लो ये कुछ इस तरीके से होता है स्टूडेंट कि आपके पास एक गोडाउन है जहां पे सारा माल रखा है, उसको आप एज ए सोर्स कोड ले लो। ठीक है, अब आपने उसको क्या करना है, आपने अलग अलग माल पड़ा हुआ है, उसको अपने ट्रक में आपने जो है डालना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अलग अलग माल को आप वहां से उठाओगे, उसको आप लिंक करोगे। ठीक है, लिंक के बाद आप उस प्रोग्राम, उस सारे आप जो माल है उसको आप क्या करोगे, लोड करोगे। तो ऐसे ही यहाँ पे जितनी भी आपने फाइल्स अलग अलग जो बनाई है, उनको लिंक करने के बाद आप उसको कंप्यूटर में आप लोड करोगे। लोड करने के बाद क्या होगी आपके पास, वो एग्जीक्यूट होगी। सर ये एक ही फाइल को इतनी बार सेव करना है या फिर नहीं, नहीं स्टूडेंट, आपने कुछ नहीं करना। आपने तो .c लगा के या फाइल को सेव करना है। ये तो जो कंप्यूटर बैक पे काम करता है ना अपने आप, ये कंप्यूटर का प्रोसेस है। आपने कुछ नहीं करना, आपने तो जस्ट अपने प्रोग्राम को जैसे मैंने आपको बताया है आपने वैसे ही करना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कंप्यूटर इस चीज को किस तरीके से करता है। मतलब ये प्रोसेस बैक पे होता है कि जैसे स्टूडेंट आप वॉशिंग मशीन आप ऑपरेट करते हो, वॉशिंग मशीन में तो जस्ट आपने कपड़े डालने हैं ना। ठीक है, आपने कपड़े डालने हैं, आपने मशीन को ऑन करना है। ठीक है, उसमें जो और चीजें डलती हैं कि आपने उसमें क्या कहते हैं, पाउडर डालने हैं, जो भी आप। ठीक है, लेकिन बाकी काम तो मशीन कर रही है ना, तो वो तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको ये बताया कि सी की वर्किंग किस तरीके से होती है। ठीक है, कि सी कंप्यूटर जो है, सी में जब प्रोग्राम बनाते हो तो किस तरीके से काम करता है, मैंने आपको यहाँ पे वो चीज बताई है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। फिर यहां से आपका क्या होगा स्टूडेंट, यहां से फिर आपका जो प्रोग्राम है वो सबसे लास्ट में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट कि जो मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि थ्योरेटिकल या कोई भी अगर आपसे वाइवा के अंदर पूछ ले, या गुड नॉलेज के लिए, क्योंकि स्टूडेंट अभी आपको आगे C++ भी पढ़नी है। स्टूडेंट C++ भी आप तभी अच्छी तरीके से कर पाओगे जब आपको सी की नॉलेज होगी, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ये सी कैसे काम करता है, मैंने आपको ये प्रोसेस बताया। अब हम हैं, हमारा एक फिजिकल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, हम चलते हैं, पर इंटरनली तो जैसे हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, वहां पे जो है क्या कहते हैं, सारी चीजें अलग अलग पार्ट्स हैं, वो अपना अपना काम करते हैं, तो हम उन सबको मिला के तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट बना है ना आपका। तो यही चीज मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो मुझे बाकी भी स्टूडेंट जो है मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको भी क्लियर है। संदीप, पायल, जानवी, अंकिता, कोई दिक्कत तो प्रॉब्लम तो नहीं है आपको यहाँ पे। ओके, तो ये हमने सीखी, यहां तक हमने इतनी इसमें थ्योरी पढ़ी है।
एक फटाफट छोटा सा प्रोग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ाया था, आज मैं आपको बताऊंगा कि सी के अंदर हमने टर्बो सी ओपन कर लिया है, अपनी तरफ से वैल्यू कैसे हम इनपुट करते हैं। तो देखो, आपने यहां से नया प्रोग्राम आपने ओपन किया, न्यू में जाओ, आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। कई बार क्या होता है, पायल कुमारी ने हैंड रेज किया है। पायल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर सकते हो। ये आप कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो व्हाट्स द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है पायल, कोई टॉपिक से रिलेटेड आपकी क्वेरी है? ओके, तो हमने एक नया प्रोग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक जो है एक प्रोग्राम क्या बना रहा हूं मैं यहाँ पे, कि मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। कि मुझे यहाँ पे एक जो है सर्कल का एरिया निकालना है। तो ये मैंने सिंगल लाइन कमेंट दे दिया, कंपाइलर इस कमेंट को इग्नोर कर देगा। हैश इंक्लूड stdio.h। हैश इंक्लूड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है स्टूडेंट, ये इसको stdio.h के साथ रिप्लेस करेगा। stdio.h होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और ये मैंने आपको हेडर फाइल बताई थी कि हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो भी प्रिंटर स्कैनफ फंक्शन होते हैं वो इस हेडर फाइल में होते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे कोनियो यूज किया। कोनियो.h का मतलब क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और जो आपके पास मैंने बताया था कि जो CLSCR फंक्शन होता है, जो गेट ch फंक्शन होता है, वो आपका इस हेडर फाइल के अंदर होता है। वॉइड या यहाँ पे आप इंट लिख सकते हो, दोनों का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मैं आज ये वाला वॉइड की हेल्प से बता देता हूँ। सी में कोई भी प्रोग्राम जो है वो आपका मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे अब आप फ्लोट के बारे में पढ़ोगे। कल मैंने आपको लास्ट टाइम इंट के बारे में बताया था। तो स्टूडेंट, फ्लोट भी क्या होता है, इज आल्सो ए डेटा टाइप और कीवर्ड। ठीक है, फ्लोट इज यूज्ड टू रीड फ्लोटिंग और रियल वैल्यूज। डेसिमल के बाद की वैल्यू को मुझे रीड करना है तो हम फ्लोट यूज करते हैं। फ्लोट ऑक्युपाइज 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। जो फ्लोट है वो मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स का स्पेस लेगा। ठीक है, और स्टूडेंट परसेंटेज एफ यूज करते हैं हम फ्लोट डेटा टाइप के साथ। जैसे आप इंट के साथ आप क्या यूज करते हो, परसेंटेज डी, तो परसेंटेज एफ यूज करोगे फ्लोट डेटा टाइप के साथ। और जो ये परसेंटेज एफ हमने लिखा है स्टूडेंट, या परसेंटेज डी हम कुछ भी लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अब इसके अंदर रेडियस ले लिया और एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे अब मैंने कोई वैल्यू गिवन नहीं की, मैं अपनी तरफ से वैल्यू एंटर करूंगा। यहाँ पे CLR SCR यूज टू क्लियर द स्क्रीन, printf enter the radius of the circle। अब scanf फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, scanf परसेंटेज एफ एंड आर। ठीक है, तो जो scanf फंक्शन होता है आपके पास, scanf फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट एनी वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यूजर से अगर हमें कोई भी वैल्यू इनपुट करवानी है तो हम स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे हम एंड का साइन यूज करेंगे, इज ए एड्रेस ऑपरेटर। ये एक आपका एड्रेस ऑपरेटर है, क्योंकि जब तक ये एंड का साइन नहीं लगाओगे वो प्रोग्राम की वैल्यू को जो है लेगा नहीं, आपसे वैल्यू पूछेगा नहीं। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो मैं फार्मूला लगा देता हूँ 3.14, जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का। प्रिंट करवा देता हूं मैं इसको। बैकस्लैशन, मैंने आपको बताया था बैकस्लैशन इज ए न्यू लाइन कैरेक्टर। द एरिया ऑफ द
जैसे ये प्रोग्राम हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी डिस्कस किया है, परसेंटेज एफ, फ्लोट के साथ आपको परसेंटेज एफ यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोग्राम आपका चलेगा नहीं। यहाँ पे एसी आपने लिख दिया, सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको जावास्क्रिप्ट बताई थी। तभी मैंने उस समय भी कहा था कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लोगे तो आपको दूसरी लैंग्वेज में दिक्कत नहीं आएगी। अब इस प्रोग्राम को आप सेव करोगे, आप जैसे इस प्रोग्राम का नाम आपने क्या दे दिया, जैसे सर्कल, अब डॉट सी भी डाल के आप सेव कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सिंपली ऐसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, ऑल्ट F9 से आप प्रोग्राम को कंपाइल कर लो, इट मींस कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है, सक्सेस हो गया हमारा प्रोग्राम। कंट्रोल F9 प्रेस करो आप यहां से, तो देखिए आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली हो गया और वो आपसे वैल्यू मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि आपने स्कैनफ यूज किया हुआ। तो जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 6, एंटर प्रेस करता हूँ, तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना निकल आएगा आपके पास? 113.0। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए फ्लोट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये डेसिमल के 6 प्लेसेस तक शो करता है। अगर आपको इसको 2 प्लेसेस तक देखना है स्टूडेंट, जैसे बाय डिफॉल्ट 6 प्लेसेस तक शो कर रहा है, 0400001 6 डेसिमल तक दिखा रहा है, तो आप इसका 2 डेसिमल तक देखना चाहते हो या आप इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक देखना चाहते हो, तो यहाँ पे %.2f लगा दो, इसको सेव कर दो, कंट्रोल F9 प्रेस करो यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हो, देखो 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करेगा, आपको यहाँ पे ये शो करेगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे, सर ये स्कैनफ में जो आर है वो आर ही लेना होता है या कोई भी अल्फाबेट? ये तो वेरिएबल है स्टूडेंट, ये तो वेरिएबल है, आप कोई सा भी वेरिएबल आप इसमें चाहे आर ले लो। अब मैंने आर पता है क्यों लिया? क्योंकि जैसे मैं रेडियस ले रहा हूँ तो रेडियस का मैंने आर ले लिया। आप ऐसे भी कर सकते थे इसके अंदर कि मान लो अगर आप वेरिएबल जो है, मतलब वेरिएबल लेते समय ये ध्यान रखना, कि मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा कि वेरिएबल छोटा हो, ज्यादा बड़ा ना हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। आप ऐसे भी ले सकते थे यहाँ पे आप, ठीक है, रेडियस का आप आर एडी आप ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है ना? तो जैसा प्रोग्राम बना रहे हो अगर वैसे ले लो। अब मान लो वेरिएबल तो प्रोग्राम तब बना रहे हो एरिया ऑफ सर्कल का, ठीक है, वेरिएबल रेडियस की जगह आपने यहाँ पे कुछ और ले लिया, जैसे कुछ और लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, तो मतलब थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है, ताकि जब कोई दूसरा पर्सन प्रोग्राम देखे तो उसको इजिली आपके प्रोग्राम का मतलब जो है वो समझ में आ जाए। बोलिए स्टूडेंट, ये प्रोग्राम आपको क्लियर हुआ जो मैंने आपको ये बताया? किसी को इस प्रोग्राम में कोई भी डाउट या कोई बात समझ में ना आई हो कि सर ये जो आपने लिखा है क्यों लिखा है? ये देख लो प्रोग्राम आपको क्लियर है ना, कोई ऐसी बात? क्योंकि देखो अगर मैं जैसे स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं ये आर को हटा देता हूँ तो ठीक है, अगर मैं सॉरी मैंने एंड के साइन को हटा दिया, तो अब मैं जब प्रोग्राम को रन करूंगा ना, तो देखो आपसे वैल्यू मांगेगा ही नहीं। ये देखो आपसे वैल्यू मांग ही नहीं रहा, चल रहा है प्रोसेस। तो इसलिए हम यहाँ पे एंड का साइन यूज करते हैं, और ये एंड का साइन ना केवल स्कैनफ फंक्शन के अंदर यूज होता है। इट इज ओनली यूज्ड इन स्कैनफ फंक्शन। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर? सर सामने वैसे ही ये जैसे आप जावा में करते हो, डिफरेंस क्या है दोनों में? स्टूडेंट जो जावा है ना, वो मैंने आपको बताया था, जो जावा स्क्रिप्ट है वो इंटरनेट के लिए लिखी जाती है। जावा और जावा स्क्रिप्ट इंटरनेट पे वेब पेज बनाने के लिए लिखी जाती है। ठीक है, और जो सी लैंग्वेज है सिस्टम एप्लीकेशंस के लिए लिखी जाती है। और जो ये जावा से, जावा स्क्रिप्ट का एक अलग काम है, इसका एक अलग काम है, और इसके अंदर और भी उससे ज्यादा पावरफुल आपके पास हेडर फाइल्स हैं, पावरफुल इसके अंदर आपके पास और भी ज्यादा फंक्शंस हैं। ठीक है, वो वो प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम उसको एक यूज कर रहे हैं। बट जो सी लैंग्वेज है आपके पास, ये एक कंप्लीट एक लैंग्वेज है आपकी। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ जी, किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी? कल फिर इसमें हम आगे जो है और थ्योरी कवर करेंगे। ठीक है, पूरे 9:45 में फिर आपकी क्लास लूंगा, तो और इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स और भी मैं जो है इसके अंदर आपको बताऊंगा। ओके, वीडियो ये अपलोड कर दूंगा मैं भी, 10 मिनट तक अपलोड हो जाएगा। कि नहीं समझ में आता तो एक बार वहां पे जाके जरूर देख लेना। कोई व्यूज नहीं होता मेरे पास स्टूडेंट, जब मैं आप देखता हूँ ना कि कोई किसी ने वीडियो देखा होगा तो कोई व्यूज नहीं मिलता, 0 व्यूज लिखा आता है, 9 व्यूज लिखा होता है, किसी ने वीडियो देखे ही नहीं होते। नहीं तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखे होते तो अब तक कम से कम 30 40 ऐसे व्यूज आए हुए होते मेरे पास।
बस दूसरी दूसरी चीजें आप फोन के ऊपर जो है, नेट के ऊपर आप देखते रहते हो। गुड बाय।